पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो किस प्रकार निकाला जाएगा। देखिए, हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सपोज करिए दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे एक पॉइंट है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जाइए। तो जब एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल में चेंज होगा। और पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। मतलब इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स गिवन हो तो दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर पोटेंशियल गिवन हो, अगर पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। ठीक है, पहले क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। आज हम सीखने वाले हैं कि अगर पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। यानी पहले हम पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल फील्ड कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा। आज हम सीख रहे हैं कि पोटेंशियल फील्ड गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, मतलब पोटेंशियल के इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि पोटेंशियल के इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन किस प्रकार निकालेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पोटेंशियल इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक होगा फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू पोटेंशियल इक्वेशन, मतलब कि पोटेंशियल के इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहे, इक्वेशन पोटेंशियल का दिया रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करिए दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सपोज करिए दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है। और मान लीजिए कि हम ए से बी जाते हैं, तो अगर हम ए से बी जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ए से बी जाते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि ए और बी के बीच कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा। और उस चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, तो उसका फॉर्मूला होता था डेल्टा वी बराबर माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। ये फार्मूला था दो पॉइंट के बीच चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करने का। अब मान लीजिए कि यह जो सेकंड पॉइंट बी है वो फर्स्ट पॉइंट के काफ़ी करीब है, मतलब बी ए के बहुत करीब है, या बी ए के से सटा हुआ है। बी और ए दो डिफरेंट पॉइंट नहीं हैं, बल्कि ए और बी लगभग एक ही पॉइंट हैं, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सटे हुए हैं, लगभग सटे हुए हैं। तो अगर बी और ए आपस में सटे होंगे तो चेंज इन पोटेंशियल को हम डेल्टा भी नहीं लिखेंगे बल्कि डी भी लिखेंगे। जब ए और बी दो डिफरेंट पॉइंट होते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा भी लिखते हैं, और जब ए और बी एकदम एक दूसरे से सट जाएंगे तो वैसी स्थिति में चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा भी नहीं लिख के डी भी लिखा जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इफ़ ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, अगर ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब हों, एक दूसरे से सटे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में ये इक्वेशन रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल को डेल्टा भी नहीं लिख के डी भी लिखा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी भी। और जब ए और बी एक ही पॉइंट हो गए, लगभग एक ही पॉइंट हो गए, तो अब इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, चूँकि इंटीग्रेशन एक समेशन है, जोड़ है। जब दो पॉइंट दो डिफरेंट जगह पे होते हैं तब इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है।
जब दोनों पॉइंट आपस में सट गए तो अब इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब जोड़ने की क्या ज़रूरत है, तो डेल्टा भी के जगह पे डी भी लिख देंगे और यहाँ से सारे इंटीग्रेशन साइन को हटा दीजिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन की क्या ज़रूरत है, दोनों पॉइंट आपस में सट चुके हैं, अब जोड़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इक्वेशन हो जाएगा डी भी बराबर माइनस और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन हट गया, प्लस ई वाई डी वाई, इंटीग्रेशन हट गया, प्लस ई जेड डी जेड, इंटीग्रेशन यहाँ भी हट गया। तो इसको लिखा जा सकता है, दिस में बी रिटन एज माइनस ई एक्स डी एक्स और माइनस ई वाई डी वाई, माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड। तो डी भी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया कि डी भी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी भी इज इक्वल टू आ गया माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास जो इक्वेशन आ चुका है वो इक्वेशन क्या आ चुका है, हमारे पास इक्वेशन आ चुका है कि डी भी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई और माइनस ई जेड डी जेड माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, डी एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, डी वाई मतलब वाई वेरिएबल है, डी जेड मतलब जेड वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं कि अगर y और z को कांस्टेंट माना जाए, अगर y और z कांस्टेंट लें, इफ़ y एंड z आर कांस्टेंट्स, इफ़ y एंड z आर कांस्टेंट्स, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लीजिए कि अगर y और z कांस्टेंट हो, मान लीजिए कि y कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो सपोज़ करिए कि अगर y चेंज नहीं हो रहा है और z भी चेंज नहीं हो रहा है तो dy ज़ीरो हो जाएगा। जब y चेंज नहीं कर रहा है, y कांस्टेंट है, तो y का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, तो dy ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा। z कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो dz भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो डी भी बराबर क्या हो जाएगा, डी भी बराबर हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब हम y और z को कांस्टेंट लेंगे। y और z को अगर हम कांस्टेंट रूप में ट्रीट कर रहे हैं, y को कांस्टेंट मान रहे हैं, z को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो dy ज़ीरो, तो ये टर्म हो गया ज़ीरो और ये टर्म भी हो गया ज़ीरो, तो डी भी बराबर हो गया माइनस ई एक्स डी एक्स। तो यहाँ से ई एक्स कितना निकलेगा, यहाँ से ई एक्स निकलेगा, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी एक्स। यहाँ से निकलेगा ई एक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी एक्स। अब देखिए मैंने y और z को कांस्टेंट माना, अगर हम x को और z को कांस्टेंट मान लें, ठीक है, इफ़ x एंड z आर कांस्टेंट्स, इफ़ x एंड z आर कांस्टेंट्स, तो अगर x और z को कांस्टेंट माना जाए तो x कांस्टेंट तो dx ज़ीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, dz ज़ीरो क्योंकि z कांस्टेंट, तो ये टर्म ज़ीरो और ये टर्म ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा माइनस ई वाई डी वाई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डी भी बाई डी वाई। ठीक है, इसी प्रकार मैंने पहले कांस्टेंट किसको माना, y और z को, तो y और z को कांस्टेंट माना गया तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आ गया। उसके बाद मैंने कांस्टेंट माना x और z को, तो ई वाई बराबर माइनस डी वी बाई डी वाई आ गया। अब मान लीजिए कि x और y कांस्टेंट है, तो अगर हम x और y को कांस्टेंट मान लें तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, इफ़ x एंड y आर कांस्टेंट्स, इफ़ x एंड y आर कांस्टेंट्स, इफ़ x एंड y आर कांस्टेंट्स, अगर x को कांस्टेंट मान लें और y को कांस्टेंट मान लें तो dx यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, dy भी ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो dv बराबर हो जाएगा माइनस ई जेड डी जेड। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट आएगा माइनस डी वी बाई डी जेड। तो आप ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी वाई और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी जेड। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी एक्स आया था, कब आया था, जब y और z को कांस्टेंट माना गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी एक्स आया जब y और z को कांस्टेंट माना गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट माइनस डी वी बाई डी वाई आया कब,
जब x और z को कांस्टेंट माना गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट माइनस dv/dz आया जब x और y को कांस्टेंट माना गया। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को d से डिनोट नहीं करके डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल से डिनोट करते हैं तो इन इक्वेशंस को बेहतर होगा कि आप इस फॉर्म में लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट बराबर माइनस dv/dx नहीं लिख के इसको लिखिए माइनस डेल v बाई डेल एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट को माइनस dv/dy नहीं लिख के इसको लिखिए माइनस डेल v बाई डेल वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के z कंपोनेंट को माइनस dv/dz नहीं लिख के इसको लिखिए माइनस डेल v बाई डेल z। दिस इज़ कॉल्ड, डेल से पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है और d से फुल डिफरेंशिएशन को डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट हो गया वो हो गया नेगेटिव ऑफ डेल v बाई डेल एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट नेगेटिव ऑफ डेल v बाई डेल वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट ये हो गया नेगेटिव ऑफ डेल v बाई डेल z, ठीक है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कहता है कि इफ इन ए स्पेस पोटेंशियल V इज इक्वल टू, पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा। इफ इन ए स्पेस पोटेंशियल V इज इक्वल टू, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, इक्वेशन दिया गया सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पूछ रहा है कि फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए। देखिए यहाँ पे इक्वेशन किस चीज़ का दिया है, पोटेंशियल का इक्वेशन देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। मैंने आपको पहले कहा था कि पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देके 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, और आज पोटेंशियल दे के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो पोटेंशियल उसने दिया कि पोटेंशियल V बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पोटेंशियल का इक्वेशन दे दिया। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। पोटेंशियल किसका किसका फंक्शन है, तो पोटेंशियल x कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, पोटेंशियल y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, पोटेंशियल z कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पोटेंशियल है। एक्स वाई जेड किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये इक्वेशन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट पोटेंशियल है। आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए। तो पोटेंशियल यहाँ देखिए एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है और जेड का भी फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये हो गया माइनस डेल बाई डेल एक्स, माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ भी कितना हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए माइनस, अब क्या होगा, माइनस के बाद एक बार डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर का होगा, एक बार डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर का होगा, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर का होगा, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन जेड स्क्वायर का होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन उसी तरह से होता है जैसे फुल डिफरेंशिएशन होता है। जिस तरह से फुल डिफरेंशिएशन करते हैं उसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे अंतर ये होता है कि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो x को वेरिएबल मानना है और y और z को कांस्टेंट मानना है। जिसके रेस्पेक्ट में करना होगा वो वेरिएबल है, डेल बाई डेल एक्स, माने ये x वेरिएबल है, बाकी जो भी y है z है वो सब कांस्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, पावर नीचे उतरा, पावर में से घट गया, प्लस डेल बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर का होगा। तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो y को कांस्टेंट माना जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उसको वेरिएबल मानते हैं, बाकी को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो y को कांस्टेंट मानेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होगा, z को कांस्टेंट मानेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया -2x। अब निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट होगा माइनस डेल v बाई डेल वाई। तो ये हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ v।
भी के जगह पे ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करना है तो y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी x और z को कांस्टेंट मानेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है उसको वेरिएबल माना जाता है, बाकी को कांस्टेंट माना जाता है। तो डेल वाई का मतलब हुआ कि y को हम लोग वेरिएबल मानेंगे, बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर ये 2y, डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर कांस्टेंट है 0, ये हो गया दिस इज -2y। अब निकालिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल जेड और भी के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, z के रेस्पेक्ट में करना है तो z को हम मानेंगे वेरिएबल, x और y को कांस्टेंट। तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, y को कांस्टेंट मानेंगे तो डेल बाई डेल जेड वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, डेल बाई डेल जेड जेड स्क्वायर ये 2z हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू -2z। यानी हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट है वो -2x है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है वो -2y है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है वो -2z है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें 3 कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा x कंपोनेंट i कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट j कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हुआ -2x तो दिस इज -2x i कैप, y कंपोनेंट हुआ -2y तो दिस इज -2y j कैप, z कंपोनेंट हुआ -2z दिस इज -2z k कैप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो गया -2x i कैप -2y j कैप -2z k कैप। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार पोटेंशियल का इक्वेशन दिया रहने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। अगले सवाल में कह रहा है पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है कि v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियल v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। कह रहा है कि फाइंड कीजिए इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर वाई, पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताएंगे तो पहले देखिए पोटेंशियल x का भी फंक्शन है, पोटेंशियल y का भी फंक्शन है, पोटेंशियल x का भी फंक्शन है, पोटेंशियल y का भी फंक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले x कंपोनेंट निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल बाई डेल एक्स, भी के जगह पे हुआ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वेरिएबल है, वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो y यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं तो y यहाँ से बाहर निकल जाएगा। y जब बाहर निकलेगा तो डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x तो दिस इज़ -2xy। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया -2xy। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ v बराबर माइनस डेल बाई डेल वाई, v के जगह पर एक्स स्क्वायर वाई, y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है तो माइनस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, डेल बाई डेल वाई ऑफ y 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग x कंपोनेंट जान गए और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट जान गए, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। यहाँ पे z कंपोनेंट नहीं निकाला जाएगा क्योंकि पोटेंशियल z का फंक्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया -2xi, तो -2xy i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट -x स्क्वायर j कैप।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -2xy i कैप -x² j कैप। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू 8x² वोल्ट। पोटेंशियल इज इक्वल टू 8x² वोल्ट। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए। फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू 8x²। इस क्वेश्चन में देखिए पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन है। इसके पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल x का भी फंक्शन था, y का भी फंक्शन था, वहाँ पे z का फंक्शन पोटेंशियल नहीं था। उसके पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल x का भी फंक्शन था, y का भी फंक्शन था और z का भी फंक्शन था। तो पोटेंशियल जब x का फंक्शन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकाला गया था। पोटेंशियल y का भी फंक्शन था तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकाला -∂v/∂y से। पोटेंशियल जब z का भी फंक्शन था तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकाला -∂v/∂z से। पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल x और y का फंक्शन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकाला गया -∂v/∂x से, y कंपोनेंट निकाला गया -∂v/∂y से। यहाँ पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन है तो पोटेंशियल सिर्फ x से डिफरेंशिएट होगा। पोटेंशियल चूँकि सिर्फ x का फंक्शन है तो पोटेंशियल यहाँ डिफरेंशिएट होगा सिर्फ x से। यहाँ y नहीं है, पोटेंशियल y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल कम्प्लीटली यहाँ x पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंशिएट होगा सिर्फ x से, जबकि पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल x से भी डिफरेंशिएट हुआ था, y से भी डिफरेंशिएट हुआ था, पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसके पिछले क्वेश्चन में पोटेंशियल x से भी डिफरेंशिएट हुआ था, पोटेंशियल y से भी डिफरेंशिएट हुआ था, पार्शियल डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में बराबर। अब यहाँ पे हम लोगों को -∂v/∂x लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि यहाँ पे पोटेंशियल x पर पार्शियली डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल x पर कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पोटेंशियल x पर या y पर या z पर कम्प्लीटली डिपेंड करे, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पे फुल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में ये हो जाएगा -∂v नहीं लिखेंगे, dv लिखेंगे /dx। दिस इज़ इक्वल टू -d/dx और v के जगह पर 8x², दिस इज़ -16x। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो गया -16x और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट यहाँ पे 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट भी 0 होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई y कंपोनेंट नहीं होगा, कोई z कंपोनेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ x कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड x के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ x के डायरेक्शन में होगा और कितना होगा तो -16x होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट i कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट j कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट -16x i कैप, y कंपोनेंट 0 है, z कंपोनेंट 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा -16x i कैप। इस प्रकार मैंने सीख लिया कि अगर पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, पोटेंशियल के इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे निकलेगा। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल सिर्फ x का फंक्शन होगा, पोटेंशियल अगर सिर्फ x का फंक्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में होगा -dv/dx। अगर पोटेंशियल सिर्फ y का फंक्शन होगा, पोटेंशियल सिर्फ y का फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिया जाए कि मान लीजिए उसने दिया कि पोटेंशियल v = 3y⁴ और पूछा कि फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल सिर्फ y का फंक्शन है, न x का फंक्शन है न z का फंक्शन है, तो पोटेंशियल यहाँ किससे डिफरेंशिएट होगा, y से डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकलेगा माइनस, और यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम लिखेंगे -dv/dy, दिस इज़ इक्वल टू -d/dy
पोटेंशियल के जगह पर 3y⁴, ये हो जाएगा दिस इज़ -12y³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट i कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट k कैप। और इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सिर्फ y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट 0 है और z कंपोनेंट भी 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट कितना हो गया? दिस इज़ -12y³ j कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे इक्वेशन हो गया -12y³ j कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। सिमिलरली अगर पोटेंशियल z का फंक्शन होता, जैसे मान लीजिए उसने दिया रहता है कि पोटेंशियल v = 10z⁵ और अब पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताइए, तो यहाँ कैसे बताते? तो यहाँ बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल z का फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट माइनस डेल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ भी d का प्रयोग करेंगे, dv/dz, दिस इज इक्वल टू -d/dz, v के जगह पर 10z⁵, दिस इज -50z⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो x कंपोनेंट नहीं होगा, y कंपोनेंट भी नहीं होगा, z कंपोनेंट होगा -50z⁴ k कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन का क्या क्या टाइप हुआ? पोटेंशियल x का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? Ex बराबर -dv/dx। पोटेंशियल y का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में -dv/dy। पोटेंशियल अगर z का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में -dv/dz। पोटेंशियल अगर x का भी फंक्शन हो, y का भी फंक्शन हो, z का भी फंक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों कंपोनेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास x कंपोनेंट भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पास y कंपोनेंट भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास z कंपोनेंट भी होगा। और पोटेंशियल न तो x पर कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है, न y पर कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है, न z पर कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है। तो पोटेंशियल को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने ये सीख लिया कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, एक तो ये। दूसरा, पोटेंशियल का इक्वेशन देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार निकाल सकते हैं, ये दो चीज़ सीख गया। ठीक है, अब इसके बाद एक टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो इसमें आप कुछ पॉइंट सीख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। पहला पॉइंट ये सीखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने एक पॉइंट यहाँ पे 1 दिया है और एक पॉइंट यहाँ पे 2 दिया है। पूछ रहा है, यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह समान है, चूँकि लाइन का जो घनापन है वो हर जगह एक समान है। और अगर लाइन का घनापन हर जगह एक समान है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह एक समान है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर जगह एक समान है। अब उसने पूछा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, बताइए कि 1 के पोटेंशियल में और 2 के पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर पॉइंट पे कुछ कुछ पोटेंशियल होगा, तो 1 के पोटेंशियल में और 2 के पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से फ्लो कर रहा है, इधर से फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर से फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा और यहाँ का पोटेंशियल लो होगा, चूँकि लाइन इधर से जा रहा है। और लाइन अगर इधर से जा रहा है तो इधर का पोटेंशियल हाई होगा, इधर का लो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 1 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और 2 का पोटेंशियल कम होगा। ठीक है।
बट अगर हम पूछें कि बताइए कि 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घना होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लेक्चर में हम लोग सीखे हुए थे कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घना होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम घना होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कम होता है। तो चूंकि यहाँ बराबर बराबर डिस्टेंस पर पैरेलल लाइंस हैं, तो जो घनापन 1 के पास है लाइन का वही घनापन 2 के पास है लाइन का, दोनों जगह घनापन सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पर है, लेकिन 1 पे पोटेंशियल हाई है और 2 पर पोटेंशियल लो है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कि ऐसे लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज करिए 1, और यहाँ पे एक पॉइंट है 2। अब हम बोले कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताइए 1 के पोटेंशियल में और 2 के पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल्स एट 1 एंड 2। तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। तो चूंकि लाइन इधर से जा रहा है मतलब इधर पोटेंशियल हाई होगा और इधर लो होगा, तो बोलेंगे कि 1 का पोटेंशियल हाई होगा और 2 का पोटेंशियल लो होगा। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे और 2 पे, बताइए कि 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा। तो 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पे लाइन दूर दूर है, यहाँ पे 1 पॉइंट के पास लाइन दूर दूर है और 2 पॉइंट के पास लाइन घना है, और जहाँ पे लाइन घना होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ लाइन कम घना होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता है। तो यहाँ पे चूँकि लाइन दूर दूर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है, यहाँ पे लाइन नज़दीक नज़दीक है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पे कमज़ोर है और 2 पे ज़्यादा है। एक थर्ड एग्जांपल लीजिए। थर्ड एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस प्रकार बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम हो गया। इस बार मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक है और यहाँ जाके दूर हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नज़दीक है और यहाँ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिए 1 और यहाँ पे एक पॉइंट लिए 2। अब फिर पूछ रहे हैं कि बताइए 1 के पोटेंशियल में और 2 के पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो 1 का पोटेंशियल हाई होगा और 2 का पोटेंशियल लो होगा। अब पूछें कि 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड और 2 के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे लाइन घना है और लाइन घना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ लाइन कम घना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर गिवन हो तो बता सकते हैं कि पोटेंशियल कहाँ पे हाई है और पोटेंशियल कहाँ पे लो है, और उनके घनापन को देख के बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या संबंध है। दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। इसको याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाई कंपोनेंट होता है दैट इज़ माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड। एक थर्ड फार्मूला याद कीजिए कि अगर हमको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हों तो चेंज इन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ई जेड डी जेड। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए कि किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट निकालेंगे, जेड कंपोनेंट निकालेंगे अगर पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन हो। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट गिवन हो, यहाँ पे था कि एक्स कंपोनेंट निकालना था, वाई कंपोनेंट निकालना था, जेड कंपोनेंट निकालना था, पोटेंशियल गिवन था एक्स वाई जेड के फॉर्म में,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट गिवन है, y कंपोनेंट गिवन है, z कंपोनेंट गिवन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और दो पॉइंट के बीच का चेंज पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घना होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम घना होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होता है।